राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी को राम राम मालूम हुए। अब हम रोज की तरह आपको आज भी कहूंगा सिलेबस के एक एक बिंदु याद कर लीजिए, और यदि वीडियो में पहली बार हैं तो पिछली वीडियो देख करके ही धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़िए। अपनी तारतम्यता को बना करके रखना है। तो ये सारे बिंदु ये इनको आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हो रही है। अब अपन इसके साथ साथ में जो चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे अब इसकी नगर पालिका का गठन और शासन नियर अबाउट आज हो जाएगा, हम उस चीज़ को क्या है जैसे अध्याय 2 इसको अंडरलाइन कर देंगे और इसको कंप्लीट करते जाएंगे। इसी प्रकार से आपको सिलेबस के अंतर्गत बिंदु लगेंगे, हाँ ये चीज़ें अपने अपने ये चीज़ें हो गई है, और बाकी इनके अंतर्गत तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, इनमें हम तो दौड़ते हुए नजर आएंगे। अब बात आती है इस चीज़ के अंतर्गत हम बता रहे थे कि एक तो देखो आपको सिलेबस तो आपको क्या करते हैं, मार्गदर्शन का काम करता है। ये क्या करता है, आपका मार्गदर्शक है, ये आपका मार्गदर्शक है। और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो आपको क्या बता रहे हैं, दिशा बताते हैं। क्या बताते हैं, दिशा बताते हैं। ऐसा इसी प्रकार से हमको पढ़ना कैसे है, उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्गदर्शन तो हो गया, पर पढ़ें कैसे, तो पढ़ने का जो तरीका है रॉ मटेरियल से, वो इसी को दिशा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है जो आपको सभी को क्यूज के अंतर्गत मिल जाएंगे। अब आपके पास में इतना टाइम है, एग्जाम आपके मई के अंतर्गत है। अब भी यदि आप ओरिजिनल एक्ट के द्वारा नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई बंधु मेरे, आपका सिलेक्शन होने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि आप अभी भी पकी पकाई खिचड़ी खाना चाह रहे हैं। कैसे, किस प्रकार से काम चलेगा, ठीक नहीं। तो आप ओरिजिनल एक्ट पढ़ें, फिर हम जैसे हम भी उसका क्या कर रहे हैं, सरलीकरण कर रहे हैं, उसके सिंप्लीफाई करके नोट्स बनाए जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए जा रहे हैं। उन शॉर्ट नोट्सों को भी आप लोग रिकॉल करते रहें। जो ये 350 पेज का है, हम इसे 35 से 40 पेज के अंतर्गत, या जो 40 पेज के अंतर्गत जो सीमित करेंगे, फिर उस प्रोसेस के तहत ही आना है। क्यों प्रोसेस के तहत आना है, देखो इसका जवाब देंगे। प्रोसेस के तहत देखो, सबसे पहले यदि कोई पढ़ता है तो पढ़ने के लिए एक तरीका होता है, 4 मेथड से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हमको रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, और उस रॉ मटेरियल को पढ़ करके फिर उसको सिंप्लीफाई करना होता है। उसको सिंप्लीफाई कर दिया, फिर उसका रिटेंशन करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, और फिर उसको प्रोसेस के अंतर्गत जो एग्जाम है वहाँ पर प्रोसेस के अंतर्गत, उससे पहले आप मॉक एग्जाम दे करके, एग्जाम के अंतर्गत दे करके भी उसको प्रोसेस के अंतर्गत ला सकते हैं। अब यदि हमने जो कच्ची सामग्री है, जो एक्ट जैसे आपका रॉ मटेरियल है, वो आप इस मैटर से आप गुजर ही नहीं हो, सीधे सिंप्लीफाई चीज़ से फिर रिटेंशन करने का काम करोगे, तो आप एक प्रोसेस से छूट रहे हैं। तो मेरा आप सब लोगों से एक निवेदन है कि चाहे आप यहाँ से पढ़ें या नहीं पढ़ें, पर आप ये चीज़ जो एक्ट है उसको तो देखो भाई पढ़ना ही है। अब देखो कल एक दो लोगों के फ़ोन आए थे कि सर हम अभी ये तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ईओ और आरओ की तैयारी को कितने प्रतिशत के अंतर्गत बांट रहे हैं, कितना प्रतिशत आरएस को दें, कितना प्रतिशत इसको दें। तो मेरी आप लोगों से देखो, यदि पानी है, पानी का आपने बॉइलिंग पॉइंट देखा होगा कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब उसको यदि 99 डिग्री सेंटीग्रेड ही गर्म किया जाए, बॉइल किया जाए, तब भी उसके अंतर्गत जो बॉइलिंग नहीं होगा, क्योंकि 1% की कमी भी आपको सिलेक्शन से आउट कर सकती है। कल एक बच्ची जिसने नीट के अंतर्गत 720 में से 715 नंबर लेकर आई है, उसने भी अपने कहा है कि मैंने अपना 100% दिया। क्या दिया, 100% दिया, तब जाकर के कहीं वो पूरे ऑल इंडिया के अंतर्गत फर्स्ट रैंक के अंतर्गत आई है। और उसने एक चीज़ बताई, वो भी बता देता हूँ। जो भी अच्छे लोग होते हैं उनकी अच्छी चीज़ है, उसको बता देता हूँ। अंतिम समय में नहीं, पहले दिन से ही पढ़ें, टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट पढ़ करके उसके छोटे शॉर्ट नोट्स बनाएं। आप पहले ही शॉर्ट नोट्स से पढ़ लोगे तो फिर क्या आपने प्रोसेस ही छोड़ दिया, उसी प्रक्रिया से कैसे आगे बढ़ोगे। चलो लेट्स स्टार्ट। मुश्किल से हमने 1 या 2 मिनट के अंतर्गत आपको इसमें मोटिवेशन भी मिलेगा, और आपको काम करने के अंतर्गत ऊर्जा मिलेगी, और काम कैसे किया जाए ये भी चीज़ आपको पता चलेगी। हम जो नेक्स्ट पिछला पढ़ा था उसका रिकॉल करते हुए 2 या 3 मिनट के अंतर्गत फिर आगे चलते हैं। देखो हमने पढ़ा था जो धारा 39 है उसमें सदस्य को हटाने की प्रक्रिया है, और जो धारा 40 है उसमें पद की अवधि समाप्त होने के पश्चात कतिपय अभिकथनों की जांच है। पद समाप्त हो गया है, उसके बाद में भी उसकी जांच की जा सकती है। अब इसके अलावा जो धारा 41 है
धारा 41 में धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता, 39 में हमने क्या पढ़ा, सदस्यों को हटाया कैसे कैसे जाता है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत दी हुई है। कैसे, यदि कोई बिना अनुमति के 3 से अधिक लगातार सदन की बैठकों में अनुपस्थित होता है, यदि इसके अंतर्गत शामिल नहीं है तब भी होगा। और धारा 37 की पालना नहीं की है, धारा 37 यदि उसने क्या लिया है, शपथ ही नहीं लिया। अब आपको ये जो पीछे की चीजें पढ़ी है वो आपको याद हो जानी चाहिए। यदि उसने शपथ ही नहीं ली है तब ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत है। और इसके अलावा यदि आप देखोगे कि यदि धारा 14 क्या कह रही है, जो निर्वाचक नामावली है, जो इलेक्टोरल रोल है, उसके अंतर्गत यदि कोई निरर्थताएं कैसे, वो कोई भारत का नागरिक नहीं है, अस्वस्थ दिमाग का है, कोई भ्रष्ट आचरण का है, ये इसके अंतर्गत 14 में दिया हुआ है। और धारा 24 क्या कहती है, ये सदस्यों की निरर्थताएं बताती है कि उनके लिए डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या चीजें हो सकती है। और धारा 21 क्या कहती है, ये सदस्यों के लिए अर्हताएं बताती है। जैसे वो किसी SC/ST का है तो SC/ST के द्वारा भरी जाएगी। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। यदि उसको 21 साल की उम्र करनी है तो 21 साल की उम्र हो जानी चाहिए, उसके जो शौचालय बना हुआ होना चाहिए, 10th क्लास वो पढ़ा होना चाहिए। ये सारी अपेक्षाएं वो नहीं करेगा तो उसको हटाया जा सकता है। यदि उसके अलावा भी क्या है, राज्य सरकार इसके लिए हटाना नहीं, ऐसा नहीं है, राज्य सरकार जांच करेगी और जांच के अंतर्गत राज्य स्तर की सेवा का अधिकारी होगा। फिर राज्य सरकार स्वयं प्रेरणा या किसी रिपोर्ट के आधार पर भी ये कार्रवाई कर सकती है। और जब तक हटता तब तक वह शक्तियों कर्तव्यों का पालन, उसको हटाया नहीं जाता है तब तक वह उसकी शक्तियों का पालन करेगा। नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत सदस्य के स्पष्टीकरण को सुनने के पश्चात सुस्पष्ट कारण होने पर जिला न्यायाधीश की रैंक अधिकारी जांच के निष्कर्ष राज्य सरकार को लेखबंद जब कारण होंगे लेखबंद करके उसको हटाया जाएगा। फिर न्यायिक प्रक्रिया कैसी होगी, सिविल न्यायालय की तरह होगी। सिविल न्यायालय का मतलब क्या होता है, उसको सम्मन जारी कर सकता है, उसको शपथ पर परीक्षा, अन्य सामग्री का प्रकटीकरण, जांच की समाप्ति तथा अंतिम आदेश तक निलंबित कर सकेगी। अंतिम आदेश राजपत्र के अंतर्गत जमा होगा और न्यायालय में इन चीजों को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अब यदि इसके अंतर्गत शॉर्ट के अंतर्गत कहें तो भाई जो 39 के अंतर्गत सदस्य हैं वो 3 से अधिक बैठक में अनुपस्थित है तब भी हटा देंगे, शपथ नहीं लिए तब भी हट जाएगा। धारा 14, 21 और जो अपने 14, 21 और 24 है उसके अंतर्गत यदि कोई डिस्क्वालिफिकेशन है तो बढ़ जाएगा। अब हटाएगी इसे, राज्य सरकार जांच करेगी, जांच में भी राज्य सरकार राज्य स्तर का सेवा अधिकारी को स्टेट सर्विस हो गए उसका सदस्य होगा। फिर इसकी जांच कौन करेगा, जो जिला न्यायाधीश की रैंक का होगा और इनको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होगी। अब इसके अलावा देखोगे जो अंतिम आदेश होगा इसमें गजट में होगा और इसमें किसी भी प्रकार का न्यायालय में अब प्रश्न नहीं उठेगा। ये इतनी सारी बातें 39 के अंतर्गत कही है। ये जो हमने 10 पेज का मैटर पढ़ा है वो हमने 1 से 1.5 पेज के अंतर्गत सीमित कर दिया है और ये आपको संडे को सभी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। अब देखो धारा 40 कहती है पद की अवधि समाप्ति के पश्चात कतिपय अभिकथनों की जांच। इसका मतलब भाई ये है कि यदि कोई अपने सदस्य है या अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष, वो भी सदस्य है। अब ये सदस्य ने क्या किया कि यदि राज्य सरकार उसकी कोई जांच चल रही है, उसकी पद की अवधि क्या हो गई, समाप्त हो गई। पद की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये कार्यवाही की जा सकती है। और यदि पद की अवधि के अलावा वो जांच चल रही है और वो नए सदस्य के रूप में बन गया है तब भी इस स्थिति के अंतर्गत भी उस पर जांच चल सकती है। कुल मिलाकर जांच किसी भी स्थिति के अंतर्गत पद पर रहते हुए चल सकती है, जारी है तो नए सदस्य बनने तक भी जारी रह सकती है। अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है जो धारा 41 क्या दिया, धारा 39 के दिन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता। धारा 41 के दिन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता। अब देखो इनको याद करने के लिए भी एक और पैटर्न को भी अपनाया जा सकता है। जैसे आप स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे हो, स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत आपने जैसे देख लिया कि 1941 के अंतर्गत कोई भी घटना घटी या 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन से पहले क्या किया गया है, सदस्यों की 1 साल पहले निर्योग्यताएं थी, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन किया थी। तो ऐसा याद हो सकता है कि ये 41 के अंतर्गत दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट इसी के अंतर्गत दिया हुआ यदि वह किसी कार्य में दोषी पाया जाता है, धारा 41 के दिन जो सदस्यों को हटाया गया है, सदस्यों को हटा दिया कोई सा भी कारण हो, तो उस दोषी को 6 वर्ष तक की सजा उसके लिए हटा दिया जाता है, 6 वर्ष के लिए उसे निलंबित कर दिया जाता है। और सरकार चाहे तो वापस भी उसके ले सकती है ना, ये भी चीजें दी हुई। अब देखो ये सब अपन ने कल की क्लास के अंतर्गत चीजें देख रखी, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जूम हो गया ना, छोटा रह गया था। चलो
अब देखो नेक्स्ट धारा 42 क्या कहती है। धारा 42 कहती है किसी नगर पालिका के सदस्य का पद और संसद या राज्य विधानसभा की या किसी पंचायती राज्य संस्था के सदस्य का एक साथ धारण करने पर निर्बंधन। अब कहता है कि यदि आप देखो पहले से कोई लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हो और आप नगर पालिका के किसी सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाते हो, जब तक आपने एमपी एमएलए से त्याग पत्र नहीं दिया है तब तक आप नगर पालिका के सदस्य अपने आप ही क्या होगा, उसके अंतर्गत डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप सदस्य नहीं बन सकते। उससे कितने दिन के अंतर्गत पहले पहले उसको त्याग पत्र देना होता है, तो ये चीज़ लिखी हुई, निर्वाचित होने या नाम निर्देशन की तारीख के 14 दिन के भीतर उसने त्याग पत्र दे दिया है तब तो वह इसका सदस्य बन सकता है, अदरवाइज सदस्य नहीं बन सकता है। नेक्स्ट देखो इसी के अंतर्गत दिया हुआ है धारा 43 क्या दी है। धारा 43 देती है प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। तो नगर निगम होती है, नगर निगम में तो महापौर और उप महापौर होते हैं। नगर परिषद है, मैंने नगर निगम की बात बताई थी आपको पहले, भी कितनी है 10 है। नगर परिषद है, ये इसके अंतर्गत सभापति और उप सभापति। नगर पालिका बोर्ड है, इसके अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं। इनको भी अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फिर आरक्षण का फैलाव संपूर्ण राज्य में, आरक्षण का फैलाव संपूर्ण राज्य में। महिलाओं का आरक्षण का फैलाव भी संपूर्ण राज्य में। एक बात यहाँ पे ये भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के अंतर्गत बात कही थी। अब बात आती है कि अध्यक्ष पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 की समय सीमा तक, यदि 334 के अंतर्गत अब समय सीमा समाप्त हो जाती है तब ये आरक्षण समाप्त हो जाएगा समय सीमा पर। अब एक चीज ये कह रहा है, यदि ये इस जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है एक माह तक अनुपस्थित रहता है तब भी इस पर क्या होगा, इसको इसकी कार्रवाई से कार्य से रोका जा सकता है और बिना अनुपस्थिति के। और अधिकतम छुट्टी है जो इसको कितनी मिलती है, 6 माह तक मिलती है। एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होने पर सदस्यों को निर्वाचित किया जा सकता है, अविश्वास अभिव्यक्त किया जा सकता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित नोटिस से त्याग पत्र दे सकता है, ये ध्यान रखना है। उपाध्यक्ष क्या करता है, अध्यक्ष को लिखित नोटिस पर त्याग पत्र दे सकता है। अध्यक्ष किसको देगा, अध्यक्ष देगा राज्य सरकार को देगा। और किसको देगा, जो नियुक्त राज्य सरकार कर देती है उसको। और ये नोटिस के 30 दिन के भीतर यदि सरकार स्वीकार कर लेती है तो ठीक है, फिर भी अदरवाइज उसका पद रिक्त हो जाएगा, उसकी अपने जो त्याग पत्र दिया है उसको स्वीकार मान लिया जाएगा और उसके रिक्ति होने के 6 माह की अवधि के अंतर्गत भरा जाएगा। और कितने टाइम के लिए भरा जाएगा, वो उसी कार्यकाल जितनी बची हुई है। अपर्यायी परिस्थितियों में कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है, 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है। ये भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के अंतर्गत आया हुआ, आप यहीं पर लगा लिया करो। आप अपना प्रिंट आउट हार्ड कॉपी निकाल करके उसके साथ में अंडरलाइन करते हुए जहाँ जहाँ पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आता है PYQ लिख दीजिए और बाकी जहाँ इंपॉर्टेंट लगते हैं वहाँ पर स्टार बना दीजिए। अब बात आती है अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनके सब क्या होंगे, राजपत्र में प्रकाशन होगा। अध्यक्ष और जो इनको उपाध्यक्ष, इनको क्या, अध्यक्ष को क्या है, नगर पालिका निधि से मासिक भत्ते और पर सुविधाएं भी प्राप्त कर सकेगा। उसको कई प्रकार की सुविधाएं होती है, ये अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए नहीं है। धारा 44 क्या कहती है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन की विधि मान्यता की अवधारणा। देखो हम आज यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो इतने से कम टाइम के अंतर्गत 7 से 8 मिनट के अंतर्गत ये हमने रिकॉल कर लिया है। अब देखो नेक्स्ट आज की बात आती है ना। अब इसमें देखो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना, मैंने इसीलिए सारा हाईलाइट किया हुआ, स्टार बनाए हुए कि आपका टाइम एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है और उस टाइम को आपको 100% उपयोग करना है। इसीलिए इस प्रकार के चीज़ें सारी आपको बिल्कुल तैयार कर दी जाती है। अब बात आती है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता की अवधारणा। विधि मान्यता का मतलब होता है उसको लॉ के द्वारा कैसे मान्यता दी जाती है, ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है। अब बात यहाँ पर आती है कि धारा 43 के दिन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन नगरपालिका क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश में प्रस्तुत निर्वाचन याचिका की सिवाय प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। अब धारा जो 43 है, धारा 43 अभी हमने देखी थी, ठीक नहीं, धारा 43 के अंतर्गत अपन ने देखो क्या चीज़ देखी है, ये दिए नगरपालिका अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष है। अब इसके लिए जो कौन सी इसके अंतर्गत जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, कैसे इसके अंतर्गत जो इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, कैसे होनी चाहिए। को निर्वाचन के अंतर्गत कोई, जब तक कोई निर्वाचन याचिका नहीं की जाए, जब तक कोई निर्वाचन याचिका नहीं हो, कोई रिट दायर नहीं हो जाए, तब तक किसी भी प्रकार का प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। और निर्वाचन याचिका भी किस प्रकार से आपको पता ही होगा, सबसे पहले जिला न्यायाधीश के पास जाती है। अब जिला न्यायाधीश से भी यदि वो संतुष्ट नहीं होता तो आगे याचिका हाईकोर्ट के अंतर्गत की जा सकती है। ये भी अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के अंतर्गत भी देखा था।
देखो अब बात आती है नेक्स्ट, परंतु जिला न्यायाधीश को यथापूर्वक रूप से कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाए। आप पूरा वीडियो देखना, अभी शॉर्ट नोट्स वाला चीज़ें देखोगे तब आपको पूरी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाए तब वह उसे लेखबद्ध कारणों से अपने अधीनस्थ किसी न्यायाधीश की सुनवाई या निपटारे के लिए आमंत्रित कर सकता है, और उसको लगता है कोई कारण है तब वो जिला न्यायाधीश भी क्या है, लेखबद्ध कारणों से, लिखे हुए कारणों से कह सकता है कि आप अपने अधीनस्थ जो सबॉर्डिनेट है उसको भी सौंप सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है स्पष्टीकरण, जिला न्यायाधीश या किसी भी अन्य न्यायाधीश जिसे कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की है, जो रिट दायर की गई है, आमंत्रित की गई है, जिसके द्वारा इस धारा के उपबंधों के अनुसार, जो धारा के अंतर्गत भी जो क्लॉज दिए गए, इसके अनुसार सुनवाई की गई है, इसके पश्चात न्यायाधीश के रूप में निर्दिष्ट किया गया। इसमें जो क्लॉज दिए गए उसके हिसाब से ये न्यायाधीश काम करेगा, अपने हिसाब से काम नहीं करेगा। कैसे? अब देखो, ऐसी कोई याचिका जो पराजित हो गया है, ऐसी कोई याचिका जो रिट दायर की गई है, कोई याचिका जो पराजित हो चुका, हार चुका है, या जिसका नामांकन रद्द कर दिया गया है, ऐसी रीति में, ऐसे आधार पर, ऐसी कालावधि के भीतर, जो 30 दिवस की कालावधि है, ये इन चीज़ों को देखो आपको लर्न हो जाना चाहिए। 30 दिन की कालावधि के भीतर जो विहित प्रक्रिया, जो एक नियत प्रक्रिया है, उसमें वो 1000 रुपये निक्षेप करेगा, डिपॉजिट करेगा, और उसके साथ 1000 रुपये की डिपॉजिट राशि के साथ ही वह इस प्रकार से उसको प्रस्तुत करता है। ये तो बात हो गई। ये यहाँ से पूछा जा सकता है, देखो इसको 5 स्टार बना लो आप लोग, 1 2 3 4 और 5। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वो जो हार गया है, जिसके किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम कैसी हुई है, कोई नामांकन का रद्द हो गया, तो 1000 रुपये डिपॉजिट करके वह याचिका लगाता है। अब बात आती है, याचिका की सुनवाई करने में न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित है, अपने अकॉर्डिंग, दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग, जो इस एक्ट के तहत है, उसी एक्ट के तहत वो कार्रवाई करेगा। अब देखो और क्या चीज़ दी हुई है, उपधारा 3 के अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना न्यायाधीश यदि याचिका सारीन पाया जाता है, उसको कोई ऐसा प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल रहा है, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आ रहे हैं, उसको लगता है कि ये सारीन है, तब ये जो निम्नलिखित निक्षेप जो इन्होंने डिपॉजिट किया था, जो 1000 रुपये डिपॉजिट किए थे, राज्य सरकार को संप्रहत किया जाएगा, फॉरफिटेड किया जाएगा, फॉरफिटेड कर दिया जाएगा, उनको राज्य सरकार को वो निक्षेपित राशि सौंप दी जाती है। ये इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के बात की हुई है। अब देखो इसको अपन ने जो शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत लिया था वो कैसे लिया, इसको देखो, साथ साथ में ये भी चीज़ देख लीजिए, कैसे इसका शॉर्ट नोट इतनी बड़ी चीज़ का अपन ने कैसे बनाया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता की अवधारणा, मैं चाहता तो खाली यही बता देता आपको, उसको बताने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु आपको अच्छा भी लगता है। पर देखो, पर जो चीज़ आपके सिलेक्शन के लिए दायरे में जो चीज़ भी मुझे करनी पड़ेगी, चाहे आप लोग इनको कितने वीडियो को देख पाते हो, कितने नहीं देख पाते हो, पर आपको अच्छी चीज़ तो दी जाएगी, ये तो फाइनल है, मैंने ये सोच करके काम कर रहा हूँ। निर्वाचन याचिका जिला न्यायाधीश अन्य अधीनस्थ सुनवाई के, देखो सबसे पहले जिला न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश चाहे तो अन्य अधीनस्थ को भी सुनवाई को स्थानांतरित संभव है, पर सुनवाई इस अधिनियम के तहत ही होगी। एक तो बात यह है, याचिकाकर्ता 1000 रुपये की निक्षेप के साथ प्रस्तुत करेगा, और यदि याचिका सारीन है तो निक्षेप राज्य सरकार को सौंप देगा। इतनी सारी चीज़ें पूरा हमने कितना इसको कंसाइज करके एक ही बिंदु के अंतर्गत बता दिया है। देखो, हाँ नेक्स्ट आ जाओ, अब इसके अंतर्गत आ गया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब बात आती है अपने धारा 45 की। धारा 45 क्या कहती है, 45 क्या कहती है। अब आप वहाँ से भी किसी 1945 के जो संविधान संशोधन है, वहाँ से भी, वहाँ उनके कार्यों को नगरपालिका के कार्यों के अंतर्गत भी सौंप सकते हैं। ये आप कैसे भी 45 साल की उम्र के अंतर्गत मैं अब सारे कार्य नगरपालिका के कृत्य करूँगा, ठीक नहीं, किसी का अध्यक्ष बन गए, ऐसी चीज़ों से याद कैसे ही आपको याद करना है। प्रत्येक नगरपालिका का कर्तव्य होगा। अब ये नगरपालिका के कृत्य का मतलब नगरपालिका के क्या काम है वो चीज़ें दी हुई है। तो ये कह रहा है नगरपालिका का कर्तव्य होगा कि वे नगरपालिका के क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित मामलों को युक्ति संगत उपबंधों के समुचित व्यवस्था करेगा, जो उचित है उस प्रकार की व्यवस्थाएं करेगा। अब व्यवस्थाएं सारा देखो, इसमें बहुत सारी दे रखी है, तो आपको इसको फटाफटी चीज़ें देखनी है। आप कहोगे सर लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो, तो ऐसी चीज़ों के अंतर्गत जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है उसमें टाइम खराब करना और आपको समझाना, टाइम आपका वेस्टेज वाली बात है। अब बात आती है कैसे, जो भी नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आप देखोगे नियर अबाउट सारे काम नगरपालिका ही करती है। कैसे,
लोक स्वास्थ्य, यदि कोई भी बीमारी आ रही है, कोई स्वच्छता से संबंधित है, संरक्षण है, कोई ठोस अपशिष्ट प्रबंध है, ठोस अपशिष्ट प्रबंध जो ठोस अपशिष्ट मतलब होता है जो गंदा पदार्थ है, ठोस है, उसका प्रबंध करना, जल की निकासी, नालियों का पानी की निकासी, मल वहन, सार्वजनिक मार्गों स्थानों तथा मल नालियों ऐसे स्थानों की निजी संपत्ति नहीं है, जो सरकार की और सार्वजनिक संपत्ति है, उन सब को नगर पालिकाओं के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। खुले हो, चाहे वह स्थान नगर पालिका में नीत हो चाहे नहीं हो, ऐसे कोई भी खुले स्थान नगर पालिका में नीत है चाहे नहीं है और उस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो उनका काम है। इनको कोई भी हानिपूर्ण कोई वनस्पति हटानी है और लोग न्यूसेंस, कोई किसी प्रकार के न्यूसेंस उत्पन्न कर रहा है, किसी भी प्रकार का शोरगुल उत्पन्न कर रहा है, उसको भी बंद करने का काम किसका है? नगर पालिका का आता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके अंतर्गत आ गया है कि गंदगी, कूड़ा करकट, विष्ठा, दुर्गंध किसी भवन या भवनों में या शौचालय, तैरातों, मूत्रालयों और मलकूपों या ऐसे पदार्थ डालने या अन्य सामान्य पात्रों को किसी अन्य हानिकारक या गणों उत्पादक पदार्थों को जो मल और विष्ठा टाइप के पदार्थ हैं, इन चीज को हटाने का काम भी किसका रहेगा? इसी का रहेगा। ये नगर पालिका के जो क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं उनको सारे के सारे काम क्या करेगी? नगर पालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। देखो, अब यदि मैंने एक बात कही थी सबसे फर्स्ट ही क्लास के अंतर्गत, आपको कुछ परिभाषाएं हमने पढ़ी थी और वो परिभाषाएं पढ़नी है। परिभाषाएं क्यों पढ़नी है? देखो, मैं एक चीज बताता हूं आपको। अब ये शब्द आ गया गणोत्पादक, उत्पादक, तो ये चीज कैसे पता चलेगी? देखो, ये दिया है गणों उत्पादक पदार्थ से अभिप्रेत रसोई का कचरा, अस्तबल का कचरा, गोबर, गंदा गलित या सड़न गलन पदार्थ या किसी भी प्रकार की गंदगी जिसे मल में सम्मिलित नहीं है, जो मल के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, वो गणों उत्पादक पदार्थ नहीं है। कोई गोबर को गणों उत्पादक पदार्थ समझेगा तो गोबर गणों उत्पादक पदार्थ नहीं है। तो ये चीज आपको इसीलिए मैंने कहा था कि अध्याय 2 की जो परिभाषाएं हैं वो वाला वीडियो भी आपको छोड़ करके नहीं चलना है, आपको देखना है। देखोगे तभी आपकी सारी इसके अंतर्गत जितनी परिभाषाएं हैं वो परिभाषाओं को आप लोग समझ पाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। देखो, ये चीज आ गई। अब नेक्स्ट, ये सारे नगर पालिका का काम आ रहे हैं। सार्वजनिक मार्गों, स्थानों, भवनों, रोशनी की उपलब्धता करना, जो भी अपने सार्वजनिक है, आग बुझाना, आग लगने, जीवन संपत्ति की सुरक्षा करना, गणोत्पादक या खतरनाक व्यापारी व्यवसायों को विनियमित करना, उनको रेगुलेट करना, कैसे उनके काम करना चाहिए। फिर सार्वजनिक मार्गों, जो सबके लिए मार्ग हैं उनको सार्वजनिक मार्ग कहेंगे। जो पब्लिक गवर्नमेंट के स्थानों, उन जगहों में जो निजी संपत्ति नहीं है, जो जनता उपयोग में खुली है, चाहे ऐसी जगह नगर पालिका में नीत हो या नहीं हो, बाधाओं तथा बहिर्गत भागों को हटाना। इसका मतलब ये अतिक्रमण हटाने का काम भी करती है। किसका काम कर रही है? अतिक्रमण को हटाना। अतिक्रमण हटाना भी किसके अंतर्गत आ रहा है? नगर पालिका के अंतर्गत आ रहा है। नेक्स्ट देखिए ना, फटाफट अपन चल लेते हैं क्योंकि ये इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं, हमने कई स्टार नहीं लगाए और इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़। खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित करना, जो कोई जर्जर अवस्था के अंतर्गत हटाना। अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्र को पुनरुत्थान करना। मृतकों तथा मृत जानवरों के शवों का निर्वर्तन के स्थानों के लिए अर्जन, अनुरक्षण, परिवर्तन तथा विनिमय करना। कुल मिलाकर के उनके जो मृतक हैं और मृत जानवर हैं उनको भी उनका रेगुलेट करने का काम ये करती है। उनके लिए कौन सा स्थान आरक्षित किया जाए, कौन सी उनके लिए रक्षण किया जाए, ये काम कर रही है। इसके अलावा सार्वजनिक मार्गों जैसे कोई पुलिया है, नगरपालिका सीमा चिन्हों, बाजार, वेधशालाओं, वधशालाओं, मल नालियों, जल निकासी संक्रमों, मल नाली संक्रमों, स्नानागार, धोने के स्थान, पेयजल स्रोत, तालाब, कुएं, बांधों, तत्समान अन्य संक्रमों का निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना तथा उनका अनुरक्षण करना, उनकी रक्षा करना। इस प्रकार के भी काम है। कई बार आपने देखे ये शौचालय बने हैं, इस प्रकार के बने हुए होते हैं। जो सुलभ कॉम्प्लेक्स है, ये सुलभ कॉम्प्लेक्स भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? वैसे सुलभ कॉम्प्लेक्स के तहत आती है। नेक्स्ट देखो, सार्वजनिक तरातों, शौचालयों, मूत्रालयों का निर्माण करना। जो भी सार्वजनिक जो एक सराय टाइप जो चीज़ें होती है, तराते हैं, शौचालय, मूत्रालयों का निर्माण करना। मार्गों का नामकरण, घरों का संख्यांकन करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण करना। ये भी काम कौन कर रहा है? जन्म मृत्यु का नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका ही करता है। देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, नगर पालिका के भीतर ऐसे कुत्तों को परिरोध या परिरक्षण
डिटेंशन, उनको डिटेंशन करना और उसका फिर फ्रिजुएशन, उनका परिरक्षण करना, उनको किसी प्रकार के जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं कि इनको कोई रेबीज वगैरह की बीमारी नहीं हो की व्यवस्था करना। इसके संबंध में इस अधिनियम की धारा 249 के अधीन कार्रवाई की जाती है। देखो, हमने धारा जो टिपिकल है वर्ड वो भी ले रहे हैं, और जो धारा 249 है उसके अंतर्गत क्या दिया है, 49 में दिया हुआ है। हम ये जब पढ़ेंगे, आधे पढ़ने के बाद तो आपको दूसरे जो इसके पीछे के वैसे ही कवर हो जाएंगे। 249 में क्या दिया है, संक्रमित कुत्तों व पशुओं की कार्रवाई करने की शक्ति दी हुई है कि उन पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, ये 249 में दी हुई है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत देखो, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए या किसी नगरीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए नगरपालिका द्वारा यथापेक्षित पुलिस अधिकारियों के मध्य वेतन का तथा अन्य आकस्मिक व्यय भुगतान करना, ऐसा स्थान उपलब्ध कराना। जो पुलिस वाले हैं उनको भी नगरपालिका के अंतर्गत उनका ऐसा कोई एक फिक्स जो उनके जो चौराहे पर उनको जगह दी जाती है, ये भी काम नगरपालिका का है, ठीक ना। और इसके अंतर्गत देखो क्या क्या चीज़ें दी हुई है, बाकी ज़्यादा इसमें पुलिस से संबंधित प्रवर्त विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित जो भी राज्य सरकार कहते हैं कि पुलिस के लिए व्यवस्था करनी है, तो वो भी क्या करेगी, नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषद के द्वारा की जाएगी। व्यक्तियों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, लोक सुरक्षा के संबंध में ऐसे कृत्य और कर्तव्य जो विहित किए जाए करने के लिए स्वयंसेवी बल का गठन करना, उनके लिए कोई स्वयंसेवी बल का गठन किया जा सकता है। विष्ठा या कूड़ा करकट से कंपोस्ट कोई खाद तैयार करने के लिए भी व्यवस्था की जा सकती है। कांजी हाउस स्थापित करना तथा रख रखाव करना, कोई इस प्रकार के जो कांजी हाउस कहते हैं, कोई अपने पॉन्ड्स टाइप ऐसी जो एक हाउस सराय टाइप ही इसे मान लीजिए, कांजी हाउस उनको स्थापित करना, उनका रख रखाव करना। आप ये कांजी हाउस ध्यान रख लीजिए, ये भी कौन स्थापित करता है, तो ये भी नगरपालिका के अंतर्गत किए जाते हैं। जनसंख्या का नियंत्रण करना, छोटे परिवार कल्याण, छोटे इनका बढ़ावा देना, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या नियंत्रण। फिर है नेक्स्ट, सड़कों, फुटपाथ, पैदल रास्तों, यात्रियों और माल दोनों के लिए परिवहन, टर्मिनलों, पुलों, ओवर ब्रिज, सबवे, फेरीज का निर्माण, रख रखाव सहित संचार प्रणाली और आंतरिक जल प्रणाली को भी स्थापित करने का काम करता है। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए फटाफट इसको पढ़ते हुए चलें। इसमें ऐसा कोई विशेष नहीं लिखा हुआ है, जो काम सभी नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत है, जो भी आपको नज़र में आ रहा है वो नियर अबाउट वो अपने नगरपालिका ही करती है। उद्यान, झरने स्थापित करके, मनोरंजन क्षेत्रों की व्यवस्था करके, नदी के किनारों को संवार कर और भूदृश्य चित्रण और नगरीय क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करना। आपने देखे होंगे अच्छे से सुंदर पेड़ पौधे इनकी जो छोटे लगे हुए उनकी कटाई करना। समुदाय के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े तथा डाटा इकट्ठा करना। जिला या क्षेत्रीय विकास योजना यदि कोई हो के साथ नगरीय क्षेत्रीय विकास योजना की स्कीमों को समेकित करना। जिला और क्षेत्रीय विकास योजनाओं के साथ में उसके उन स्कीमों को साथ साथ में उसके योजनाओं को क्या है, समेकित आपस में अटैच करना। शैक्षणिक, खेल संबंधी तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। नगरपालिका के लिए वित्त और उसके हाथ में लिए गए विकास कार्य तथा अन्य गतिविधियों पर तात्विक महत्वपूर्ण सूचनाएं हितधारकों तथा आम सूचना तक प्रकट करना। इसमें कोई इंपॉर्टेंट ऐसी लाइन नहीं आ रही है, सब नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत कार्य हैं। पशु के प्रति यदि क्रूरता निवारण को सुनिश्चित करनी हो तो ये कदम ये भी कौन उठाएगा, नगरपालिका के द्वारा उठाया जाता है। इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त जो भी उस समय रेगुलेट किया जा रहा है, किसी अन्य विधि के अधीन या अथवा उपबंधित अन्य कानूनी या नियामक कृत्यों का पालन करना। ये कह रहा है कि ये अधीन या इसके अलावा और भी कोई है तो सबका ही पालन करना। नगरपालिका अपनी प्रबंधकीय, तकनीकी और वित्तीय संगठनात्मक क्षमता तथा नगरीय क्षेत्र में विद्यमान वास्तविक दशाओं, और इसमें कोई नहीं है, प्रबंध मैनेजमेंट है, तकनीकी टेक्निकल है, वित्तीय फाइनेंस है, संगठनात्मक क्षमता जो उनके बॉडी है उसकी संगठनात्मक क्षमता की विद्यमान वास्तविक दशाओं कि अब यदि उनको लगता है कि भाई अब हमारी क्षमता नहीं है तो वो कुछ कामों को क्या है उनको रोक भी सकती है। यहाँ पर ये चीज़ है, कैसे रोकेगी देखो, जो ध्यान में रखते हुए पूर्वोक्त किन्हीं कृत्यों को नहीं करने या उनकी पालना में स्थगित किया जा सकता है। यदि उसके पास बजट नहीं और बहुत सारे काम है तो उनको रोक भी सकती है। अब राज्य सरकार नगर पालिका को कुछ ऐसे निर्देश दे सकती है कि जो रोके हुए काम है वो करो, और अन्य कामों के लिए भी राज्य सरकार के द्वारा रेगुलेट जो काम करने वो दे सकती है। और क्या चीज़ है, नगर पालिका यथोपूर्वक कृत्यों में से किसी के भी निर्वहन के लिए अपेक्षित अवसंरचना की या स्वयं धारा 154। अब बात आती है यहाँ पे भी देख लो, धारा 154 क्या है, ये निजी क्षेत्र जो भी प्राइवेट क्षेत्र है उनके साथ सहभागिता करारों के प्रकार है। अब यदि कोई भी योजना बना रही है, कोई डेवलपमेंट का काम कर रही है, तो निजी क्षेत्रों के साथ धारा 154 के अंतर्गत कुछ करार दिए हुए निर्दिष्ट करार है, 154 के निर्दिष्ट करार है
के अधीन किसी भी अभिकरण के माध्यम से योजना बना सकेगी, उसका सनिर्माण, निर्माण, प्रवर्तन उसकी और रख रखाव तथा प्रबंध मैनेजमेंट कर सकेगी। ये इतने सारे काम हैं जो नगर पालिका के कृत्य दिए हुए हैं। धारा 45 है, धारा 45 याद रख लीजिए, धारा 45 के अंतर्गत क्या है, नगर पालिका के कृत्य दिए हुए हैं। धारा 45 के अंतर्गत नगर पालिका के कृत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखो, अन्य नगर पालिका के कृत्य क्या है, ऐसे कौन से काम है इसके अलावा भी नगर पालिका के को मिले हुए हैं, देखो। और इसके अंतर्गत यहाँ नगर पालिका के मुख्य कृत्य, नगर पालिका की निधि प्रथम प्रभार होंगे, या ऐसा कोई नहीं है। संतोषजनक, संतोषप्रद निष्पादन का ध्यान में रखते हुए अपने प्रबंधकीय, तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं के अधीन रहते हुए, जो जितनी उनकी क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। और काम किए जा सकते हैं। देखो इसीलिए ईओ की पोस्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग, कितने सारे काम है, कितना काम करने का मजा है, ठीक नहीं। तो आप लोग पूरी तसल्ली से और पूरा 100% इसके अंतर्गत लगा दीजिए। पहला काम क्या है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ये क्या कर सकता है, बंजर भूमियों को उपजाऊ बनाना, सामाजिक वानिकी प्रोन्नत करना, वो तो पहले एसेंशियल थे। इनके अलावा भी ये काम किए जा सकते हैं। अब इसके अलावा खुले स्थानों को रख रखाव, पौधे, सब्जियों तथा वृक्षों के लिए पौधशालाओं की स्थापना, रख रखाव तथा जन सहभागिता के माध्यम से हरियाली में वृद्धि, पुष्प प्रदर्शनियों का आयोजन, ये भी किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है, हाँ, प्रदूषण के सभी स्वरूपों के निवारण के लिए उपाय, जो भी अपने प्रदूषण जितने भी हैं, वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, इनको रोकने के उपाय किए जा सकते हैं। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में कोई भी संक्रामक बीमारी फैल गई है, जैसे अभी लंपी बीमारी गायों के अंतर्गत आ गई है, तो इसको भी रोकने का काम नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका का है। अस्वस्थकर परिक्षेत्रों को उदार, सभी सार्वजनिक तालाबों का रख रखाव, सभी निजी तालाबों को जलापूर्ति, अन्य स्रोत जो पुनरुत्थान, मरम्मत, रख रखाव, ऐसी शर्तों और निर्बंधों पर जिन्हें नगर पालिका ठीक समझे विनियमन कर सकती है। अब इसके अलावा सभी सार्वजनिक और निजी, उनको किसी को भी लगे उनको सबको रेगुलेट कर सकती है। प्रवचनों, सेमिनारों, सम्मेलनों के माध्यम से लोक स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की नागरिक चेतना, लोगों में इस प्रकार की चेतना भी करनी है। और क्या चीज़ हो सकती है, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में क्या काम हो सकते हैं, नागरिक शिक्षा दी जा सकती है, प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, ठीक ना। प्रौढ़ जो थोड़े से उम्र में ज़्यादा हो जाते हैं उनके लिए शिक्षा है। नागरिकों के लिए भी जो कोई शिक्षाप्रद चीज़ है, प्रत्येक नागरिक के लिए इस प्रकार की कोई समाज के लिए शिक्षा, औपचारिक शिक्षा को प्रोन्नत कर सकती है। संगीत, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, थिएटर, सांस्कृतिक क्रियाकलापों को उनके लिए अवसंरचना प्रोन्नत कर सकती है। नगरीय जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रवृत्ति, नगर पालिका के अंतर्गत जो पत्रिकाएं, नियतकालिक पत्रिकाओं, स्मारिकाओं, प्रकाशन, पुस्तकों के क्रय, पत्रिकाओं, मैगजीनों को, समाचार पत्रों का ग्राहक बनना, क्रय करना, उनको खरीदना। जो नगर पालिका की पत्रिकाएं हैं, नियतकालिक पत्रिकाएं और स्मारक प्रकाशन है, पुस्तकों का क्रय और पत्रिकाओं, मैगजीनों, समाचार पत्रों का ग्राहक बनना। अब यहाँ से भी क्या है, क्वेश्चन बन सकता है, इसको 5 स्टार लगा दीजिए। ये चीज़ हो गई। तो इसमें ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। देखो हम कितने से पेज के अंतर्गत जो आ रहे हैं, 80 पेज के अंतर्गत पहुंच गए हैं। नियर अबाउट 1/3 पोर्शन की ओर अपन अग्रसर हो रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट चीज आ रही है, और क्या चीज दी हुई है, सारी चीजें जो समुचित रूप से कोई मूर्तियां, चित्र, तस्वीरें स्थापित करना चल रहा, कला दीर्घों में वनस्पतिक और प्राणी संग्रह की व्यवस्था करना, ऐतिहासिक, कलात्मक और अन्य महत्व के स्थानों और स्मारकों का परिरक्षण और रखरखाव करना, सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वाचनालयों, पागलखानों, सभा भवनों, कार्यालयों का सनिर्माण, जितने भी चीज़ें नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आ रही है, इन सब को निर्माण करना, रखरखाव करना, सब के अंतर्गत इसी का काम है। लोक कल्याण के क्षेत्र में, जैसे कोई आपदा आ गई है, सूखा, बाढ़, भूकंप, इनको ऐसी स्थिति आ गई है, या फिर जैसे कोविड की स्थिति आ गई थी, तो आपदाओं के समय आश्रयों की स्थापना करना, रख रखाव, नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर निराश्रित व्यक्तियों, जो किसी पे भी आश्रित नहीं, उन व्यक्तियों को राहत कार्य देना, अस्पतालों, औषधालयों, आश्रयों, उदार गृहों, प्रसूति गृहों, बाल कल्याण केंद्रों का निर्माण करना, उनको भवन बनाना, रख रखाव, उनकी मेंटेनेंस और उनके लिए सहायता देना। बेघरों के लिए आश्रयों का प्रावधान है, जिनके घर नहीं है उनके भी आश्रय दे सकती है। ये एक्स्ट्रा काम के अंतर्गत आते हैं, अन्य कार्य के अंतर्गत आते हैं। हाथ सफाई कर्मियों और उनके परिवार के लिए मुक्ति, पुनर्वास के कार्यक्रम, सामुदायिक कल्याण के लिए स्वैच्छिक श्रम व्यवस्था और स्वैच्छिक संगठनों के क्रियाकलाप का समन्वय करना। ये लाइनें देखो भाई, बिल्कुल डिटो वैसी ही पढ़नी पड़ेगी, इसमें कोई ऐसा है नहीं राम जाता है तो जाता है, वैसी लाइनें हैं। अब देखो नेक्स्ट इसके अंतर्गत है, ऐसी सूचना के प्रसार के लिए
जो लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हो, जैसे एक सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र के अंतर्गत, हम इसके शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत आपको अच्छी चीजें पता चल जाएगी। विशिष्ट व्यक्तियों को नागरिक सम्मान, ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की मृत्यु पर श्रद्धांजलि देना, देखो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। कोई विशिष्ट व्यक्ति और नागरिक सम्मान और ख्याति प्राप्त व्यक्ति, उसको अपने श्रद्धांजलि भी दी जा सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 स्टार इसको बना दीजिए। मेलों और प्रदर्शनियों की व्यवस्था प्रबंध करना, लोकहित की सूचना प्रसार करना, ये सारी चीजें अपने धारा 46 के अंतर्गत थी। ठीक है। अन्य काम क्या है, उसके खुद के काम तो 45 में है, अन्य काम है जो 46 के अंतर्गत आए हुए हैं। देखो नेक्स्ट आ रही है 47 के अंतर्गत, सरकार द्वारा समुद्देशित करती है। सरकार कोई अनुदेशित कर देती है कि वही काम करना। फंक्शन असाइंड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो काम दे दिए जाते हैं वो भी उनको करने, मतलब कुल मिलाकर सरकार की पालना करनी है। सरकार कैसे करेगी? साधारण या विशेष आदेश द्वारा। किसी नगर पालिका, खाली मौखिक नहीं, साधारण या विशेष आदेश द्वारा। यहां से ये क्वेश्चन बनता है। 2 3 4 और 5 स्टार बन गया ये। तो ये साधारण और विशेष आदेश यही बन रहा है यहां से क्वेश्चन। नगर पालिका के कर्तव्यों को पालन करने की अपेक्षा कर सकेगी, और राज्य सरकार उस नगर पालिका की आवश्यकता और संसाधनों को ध्यान रखते हुए नगर पालिका द्वारा पालन किया जाना उचित समझे। जो उसको नगर पालिका, राज्य सरकार को उचित लगता है, उनका पालन करवाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब चीज आ रही है नगर पालिका के वित्तीय कार्यपालक प्रशासन की निगरानी रखना। ये देखो इसके अंतर्गत क्या चीज दी जा रही है। ठीक है। सरकार द्वारा, सॉरी इसको अपने देखा नहीं बीच में, जो अपने आ रहा है 48 नंबर, ये कौन सा आ गया है? धारा 48। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की क्या काम है? देखो सबसे पहले अपने नगर पालिका के कर्तव्य देखे 45 के अंतर्गत, फिर अपन ने नगर पालिका के कर्तव्य, नगर पालिका के अन्य कर्तव्य देखे, नगर पालिका के अन्य कर्तव्यों को देखा, फिर नगर पालिका को अन्य कर्तव्य नहीं है, इसके साथ में सरकार भी कुछ काम दे सकती है, ये 47 में देख लिया। 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, इनके क्या काम है, ये भी होगा। अब ये कह रहा है कि नगर पालिका के अध्यक्ष निम्नलिखित काम होंगे। धारा 58, धारा 58 क्या कह रही है? ये बैठकों में अपने जाने वाली प्रक्रिया के बारे में 58 के अंतर्गत बताया गया है। धारा 58 के अंतर्गत जो बैठकों में प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाएगी उसके बारे में बताया गया है। उपबंधित रूप से नगर पालिका की नियमित बैठक आयोजित करेगा। एक तो चीज ये ठीक है, नियमित कर लेगा। तब तक युक्त कारण से निवारित नहीं किया गया, नगर पालिका की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना इसी का काम है। और जो धारा 37 के उपधारा खंड के 3, ये अपने वैसे उसके अंतर्गत नहीं आ रही है ना, वो एक्स्ट्रा के अंतर्गत चले गए। अपने 323 तक ही देखना है, 323 धाराओं तक ही देखना है कि उपधारा के अधीन तत्समय प्रवृत्त नियमों उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसी बैठकों की कार्य का संचालन भी नियमित किया जा सकता है, उसको रेगुलेट किया जा सकता है। मतलब कुल मिला के वो सबसे पहले तो जो बैठकों की जो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, वो उनकी बैठक नियमित रूप से बैठक आयोजित करेगा। और क्या करेगा? जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो कार्यपालक है, उनके जो वित्तीय काम कर रहे हैं उन पर क्या करेगा? ये निगरानी रखने का भी काम करता है। कैसे करेगा देखो। और अध्यक्ष चाहे तो अपने कामों को कुछ उपाध्यक्षों को डेलीगेट कर सकता है, अपने काम उपाध्यक्ष को भी दे सकता है। और अध्यक्ष के नहीं होने पर जो अध्यक्ष के कार्य है वो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। अब देखो इसके अंतर्गत नगर पालिका की वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखने का काम करता है। ठीक है। इस अधिनियम के अधीन उसके अनुसार विनिर्दिष्ट रूप से उस पर अधिरोपित उस प्रदत्त सभी कर्तव्यों का पालन और सभी शक्तियों को प्रयोग करेगा। अब अन्य कार्यपालक कर्तव्यों का पालन करना जो विहित की जाए, यदि जो राज्य सरकार और जो नगर पालिका के एक्ट के अंतर्गत दी हुई है, जो नियम बने हुए उनके तहत वो काम करेगा। और क्या कर सकता है? नगर पालिका का उपाध्यक्ष अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अध्यक्ष उसे समय समय पर प्रत्यायोजित कर दिया जाए। यदि अध्यक्ष को लगता है कुछ काम उपाध्यक्ष को डेलीगेट कर दिए जाए, उसको पूरे उसको सौंप दिए जाए, उसके निर्णय वो ले सकता है, तो वो भी काम किए जा सकते हैं। उपाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। उपाध्यक्ष क्या काम कर सकता है इसके बारे में बताया गया। अध्यक्ष यदि अनुपस्थित है और जब तक युक्तियुक्त कारण से निवारित नहीं किया गया अनुपस्थित है, तो नगरपालिका की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? ये उपाध्यक्ष ही करेगा। जब इस प्रकार की अध्यक्षता कर रहा है हो और उसी प्राधिकरण का प्रयोग करना जो उपधारा 1 और ख के अधीन अध्यक्ष में नहीं थे, जैसे ये वो अनुपस्थित है और ये अध्यक्ष बन गया है, तो अध्यक्ष के सारे काम ये करेगा। और अध्यक्ष की छुट्टी पर अनुपस्थित रहने के दौरान अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन भी यही करेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत दी हुई है। अब जो 49 है, अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां। अब जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो ईओ है, आपकी क्या शक्तियां और आपके क्या कर्तव्य होंगे, इनके बारे में धारा 49 के अंतर्गत बताया हुआ है। अब आपको देखो 50 धाराएं होते ही
ये अपना अध्याय 2 कंप्लीट हो जाएगा। हम बहुत ही अच्छी स्पीड के अंतर्गत चल रहे हैं और अच्छी स्पीड के अंतर्गत चलेंगे। आपको काम रेगुलर करना है, रेगुलर नहीं करोगे तो आप इस सिलेक्शन से आउट हो जाओगे। अब इतनी सारी जो चीज़ें पढ़ी अपने, जो कम से कम 40 मिनट के 40 क्या 25 से 30 मिनट के अंतर्गत पढ़ी है। पहले तो हमने दूसरी चीज़ों का रिकॉल भी किया था। 25 से 30 मिनट पढ़ी है, उसको हम 5 ही मिनट के अंतर्गत किस प्रकार से रिकॉल कर सकते हैं। और ये शॉर्ट नोट्स आपको संडे को अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखो इसके अंतर्गत बात आती है क्या चीज़, ये चीज़ अपन ने वैसे डिस्कस कर ली थी धारा 44। अब धारा 45 क्या कहती है, ये मुख्य जो नगर पालिका है, ये यहाँ पर नगर पालिका है ना, नगर पालिका, नगर पालिका के अंतर्गत क्या आ रहा है, नगर पालिका निगम, सारी की सारी चीज़ें आ गई। उनके काम क्या है, उनके फंक्शन क्या है, इनके बारे में बताया गया। तो ये मुख्य मुख्य फंक्शन जो लगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उनको अपन ने शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत लिया। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सार्वजनिक मार्गों, भवनों का रखरखाव, जन्म मृत्यु पंजीकरण, कंपोस्ट खाद तैयार करना, जनसंख्या नियंत्रण, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, ये सारी सारी चीजें क्या आ रही है, नगर पालिका का कृत्य है, काम है। और क्या है, वास्तविक दशाओं के आधार पर ये इनको स्थगित भी कर सकती है। उनको लगता है कि अपने पास में फंड नहीं है तो इनको स्थगित किया जा सकता है। राज्य सरकार क्या कर सकती है, राज्य सरकार स्थगित तथा अन्य राज्य सरकार कुछ अन्य काम भी दे सकती है, और जो स्थगित है उन कामों के बारे में भी कह सकती है कि ये आपको काम करना है। फिर चौथा काम है अवसंरचना रखरखाव। अब हमने एक ही चीज के अंतर्गत लिख दिया, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी तालाब हैं, जो भी पुराने भवन बने हुए हैं, जो भी यहाँ पर सरकारी कार्यालय बन रहे हैं, उन सभी का रखरखाव, उनके निर्माण का काम, ये सारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की जो सड़कें हैं उनको भी कौन रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, वहाँ जितने भी प्रकार के अपने फूल पौधे लगे हुए हैं उन सब का रखरखाव, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव कौन कर रहा है, जल निकासी का रखरखाव कौन कर रहा है, ये सब मुख्य नगर पालिका के काम है। अन्य और क्या काम किए जा सकते हैं, ये सारा शॉर्ट नोट्स आपको इस प्रकार से जितना भी पढ़ा है उसकी ये चीजें आई हुई है। पर्यावरण संरक्षण के काम कर सकता है, और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, संक्रामक बीमारियां, जो एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियां, सार्वजनिक तालाब इत्यादि, इन सबके रेगुलेट करने का, इनको नियमन करने का कार्य किया जा सकता है। और नेक्स्ट, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में नागरिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, कला, सार्वजनिक पुस्तकालय, पागलखाने, कार्यालयों का निर्माण और रखरखाव को करना। फिर और लोक कल्याण के क्षेत्र में कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, कोई भूकंप आ गया है, कोई बाढ़ आ गई है, कोई बड़ी बीमारी आ गई है, या कोई बेघर है, अस्पताल है, औषधालय, समुदाय और कल्याण करना। नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत अन्य काम क्या है, सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में लोक हित की सूचना प्रसार, मेलों का प्रबंधन, विशिष्ट व्यक्तियों और नागरिक सम्मान, श्रद्धांजलि देना। कोई विशिष्ट व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति है तो उसको श्रद्धांजलि देने का काम भी इनको करना है। अब देखो धारा 47 क्या कहती है, धारा 47 में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, जो भी सरकार के द्वारा निर्देशित कार्य है उन सब कामों को करना। इसके अंतर्गत धारा 48 क्या कहती है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य, नियमित बैठक का आयोजन करना, अध्यक्षता, वित्तीय तथा कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का काम करेगा, और अध्यक्ष के द्वारा दिए गए समय समय पर जो भी प्रत्यायोजित, जो डेलीगेट काम किए गए वो भी ये काम करने का काम करेगा। और धारा 49 में अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य दिए हुए। देखो हमने सबसे पहले बड़ी चीज के अंतर्गत देखा है, और बड़ी को हमने कैसे कंसाइज कर लिया है। धारा 44, धारा 45, धारा 44 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि और मान्यता को उदाहरण है, मुख्य नगरपालिका करते हैं। फिर अन्य नगरपालिका के करती है 46 के अंतर्गत है, कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं। फिर अपने जो 47 में सरकार द्वारा निर्देशित कार्य है, फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के क्या काम है, और फिर आकर के जो नगरपालिका अधिकारी है उसकी क्या शक्तियां और कार्य है। ये सारा मैटर को अपने 3 या 4 मिनट के अंतर्गत रिकॉल कर लिया है। अब इसके के अंतर्गत देखो कुछ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपको अच्छी दिशा देने का काम करेंगे। देखो इसके अंतर्गत क्या चीज़ दिया हुआ क्वेश्चन। अब बात आती है सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट भी दिया हुआ, ये सारे क्या है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ये आपको दिशा देंगे कैसे चलना है, कैसे पढ़ना है, किस चीज़ को पढ़ना है और किस चीज़ को छोड़ना है, ये आपको सही से आपको पता चलेगा इन्हीं से। देखो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में हर नगर पालिका निगम, अब मैंने किसकी बात की है, हर नगर पालिका निगम के लिए किसे निर्वाचित किया जाता है। देखो यदि आपने शॉर्ट नोट्स भी सही से देखें, जो अपने कल का रिकॉल किया था उसके अकॉर्डिंग भी देखते हो, तब भी आपको पता चल जाता है। कैसे पता चलेगा,
देखो सबसे पहले ये देखिए अपने, ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है ना। ये शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत क्या दिया हुआ है देखो, जस्ट ए मिनट, कहाँ चला गया, हाँ ये देखो धारा 43 दी हुई, प्रत्येक नगर पालिका के एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। नगर निगम में कौन होगा, महापौर और उप महापौर होते हैं, महापौर और उप महापौर होते हैं। अब यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तब आप बिल्कुल इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। ये देखो यहां पर आया हुआ है, तो नगर पालिका निगम बात की है, निगम यहां पालिका से गड़बड़ नहीं हो जाना के लिए किसे निर्वाचित किया जाता है, तो उसको महापौर को निर्वाचित किया जाता है। लेट्स स्टार्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में जिला न्यायाधीश के आदेश में किससे अपील की जा सकती है। देखो ये अपने क्वेश्चन कई बार देखा है, जिला प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के अंतर्गत आया। जब जिला न्यायाधीश से कोई काम नहीं बन रहा है तो उसके नेक्स्ट अपील कहां पर की जा सकती है, तो ये अपील की जा सकती है हाईकोर्ट के अंतर्गत। कहां की जा सकती है, हाईकोर्ट के अंतर्गत की जा सकती है। अब ये चीज भी यदि आप देखो तो हालांकि एक आध मिनट लगेगा आपको, तो देखो इसके अंतर्गत हमने बिल्कुल स्पेसिफाइड ये चीजें आपको पढ़ा रखी है, और ऐसे ही आपको पढ़ना है। ये आपको पढ़ने की पूरी दिशा को बता रहा है। कैसे, देखो यहां पर ये चीज आ गई है, हाँ जस्ट ए मिनट, धारा 31 जिला न्यायाधीश के आदेशों की अपील। आगे अपील कहां की जा सकती है, जिला न्यायाधीश द्वारा की गई प्रत्येक आदेश की अपील कहां की जा रही है, उच्च न्यायालय के अंतर्गत की जा रही है। ये आया हुआ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के अंतर्गत आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के अंतर्गत आ गया है, आपने यहां पर देख लिया है। अब देखो नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है उसको भी अपन देखते हुए चलते हैं। ये क्या आ गया, इसको अपने हाईकोर्ट, सी ऑप्शन, क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगर पालिका सदस्य अपने पद से इस्तीफा कैसे देते हैं। नगर पालिका के जो सदस्य हैं अपने पद से इस्तीफा किस प्रकार से दे रहे हैं, तो ये अगर याद है तो देखो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ये किस में कैसे दे रहे हैं, लिखित नोटिस देकर के दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, लिखित नोटिस के द्वारा दिया जा रहा है। देखो ये भी आपको बता ही देता हूँ वैसे, क्योंकि क्या कई बार कहते हैं कि कंफ्यूज हो गया सर ये कहाँ से आपने ले लिया, तो ये देखो यहाँ से, जस्ट ए मिनट, ये देखिए उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित नोटिस देकर के, उपाध्यक्ष कैसे देगा इसको, लिखित नोटिस के द्वारा। अध्यक्ष क्या करेगा, अध्यक्ष अधिकारी उसको राज्य सरकार को नियुक्त प्राधिकारी को दिया जाएगा, देगा कैसे, लिखित नोटिस के द्वारा दिया जाएगा। अब देखो आप ये तो चीज पकड़ना तो मेरे हिसाब से सीख चुके हो, कैसे आपको इन चीजों को पकड़नी है, तो आपको इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंतर्गत जो फोर्थ क्वेश्चन है, अब चीज आ रही है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 26(2), देखो यहां से अब ये कोई कह रहा है कि यार एक्ट मत पढ़ो, सीधे काम चल जाएगा। कैसे काम चल जाएगा, 26(2) के अंतर्गत यदि मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों को वोट देता है तो इस तरह के वोट की अर्हता क्या होगी, इसकी अर्हता क्या होगी। अब देखो इस चीज को मैं बताता हूं कैसे आपको ये एक्ट कैसे काम करेगा, और इतना समय दिया है तो भाई मैं तो कह रहा हूं कि एक्ट के भी एक एक शब्द अच्छे से आपको याद होने चाहिए, और हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट के अंतर्गत की हुई है। देखो प्रत्येक नगरपालिका में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, धारा 43 के अंतर्गत। अब ये इसकी कौन सी आ रही है, उप धारा 2 आ रही है, 43 की 2 है। नगर निगम के लिए एक उप महापौर और नगर परिषद के लिए उप सभापति और नगर पालिका बोर्ड के लिए एक उपाध्यक्ष होता है। ये कहाँ से पता चलेगा, नगर पालिका उप धारा का भी पूछ लिया है। यदि एक के अंतर्गत यहाँ महापौर देता ना तब अपन को बिल्कुल अपन कंफ्यूज हो जाते, एक के अंतर्गत क्या चीज़ दी हुई है, 2 के अंतर्गत क्या चीज़ दी हुई है। तो ऐसे भाई पढ़ोगे तभी काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर, तो ये 26(2) अपन ने कहाँ थे, 2 के अंतर्गत मतदाता एक से अधिक, ये नहीं सॉरी कहाँ चले गए, लिखित नोटिस,
इसके अलावा कौन सा, हाँ अपन यहाँ पे आ गए ना, हाँ 43 के देख रहे थे, सॉरी। चलो पहले 43 देख लीजिए। 43(2) के अंतर्गत अपन ने देखा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 43(2) के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, तो ये अपने उप महापौर आ गया है, बी ऑप्शन आ गया है। एक क्वेश्चन ये भी बचा हुआ है। अब बात आती है ये 26(2) के अंतर्गत दिया हुआ है, हमने उसको रिकॉल थोड़ा गलत बता दिया था। तो 26(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की अंतर्गत जो आ रहा है, 26(2) के अंतर्गत एक से अधिक उम्मीदवारों को वोट दे दिया जाता तो वैध होगा, शून्य होगा, मतदाता के विकल्प का शून्य होगा, शून्यकरण होगा। देखो दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल डीप आए हुए हैं, ऐसा हल्का क्वेश्चन इसको अपन नहीं ले सकते। धारा की उपधारा भी पूछी हुई है, तो बंधुओं थोड़ा सा अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। और कोई ये सोच रहा है कि हम ऊपर ही ऊपर से काम चल जाएगा और हम अफसर बन जाएंगे, तो भाई कोई नहीं बनाएगा, ये पक्का है। देखो ये दिया है, यहाँ से अपन ने क्वेश्चन ये पढ़ा था अपने ना, ये धारा 26 के अंतर्गत देखो 26 की 2 कैसे दिया है, 26 की 2 प्रत्येक एक मत होगा और एक से अधिक उम्मीदवार से मत देता है तो मतों की गणना के समय उसके दिए गए मत कैसे होंगे, शून्य मान करके नामंजूर कर दिया जाएगा। हमने इसको डबल स्टार भी दिया है। तो आपको इस प्रकार से स्टार मेथड से इंपॉर्टेंट भी लगाने हैं और कैसे क्वेश्चन जो पूछे गए उससे भी हमको आइडिया रखना है, ठीक है ना। ऐसे पढ़ोगे तभी काम चलेगा, अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हाँ ये देखिए, ये 26(2) के अंतर्गत इसका क्या हो जाएगा, मत शून्य हो जाएगा। अब शून्य करनी है, अब ऐसी चीज़ों को देख करके वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, तो सही चीज़ पड़ी हुई होगी तो इसके अंतर्गत कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। बी, तो ये हमने पांचों क्वेश्चनों का डिस्कशन कर लिया है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि आप ही मेरा परिवार हैं और परिवार के लोग ही काम करेंगे तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और जितना हम लोग शिद्दत से काम करेंगे उतनी हमारी सफलताएं हमारे नज़दीक आती जाएगी। और ये मान करके चलें, आप अपना 100% दे दीजिए, चाहे आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो भी इससे काम चल जाएगा, इंग्लिश कमज़ोर है तो भी काम चल जाएगा। इसलिए यदि आप RS में भी, मैं तो कह रहा हूँ, बार बार कहीं चूक रहे हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऑल द